हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा आप लोगों ने अभी फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, तो अब हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों ये। हर साल आपके जेई या फिर मेडिकल में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से होते हैं बच्चों। और बात रही पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर होता है वो आपका पीरियोडिक टेबल होता है। अब हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे वन बाय वन। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हमेशा उसके जितने भी वेरिएशन हैं उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आपका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उसको हम समझेंगे। देन आफ्टर उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी में किस तरीके से आपका वेरिएशन हो रहा है उसको समझेंगे। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमको पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों आई। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं 1400 बीसी की, तो 1400 बीसी तक आपके कुछ ही एलिमेंट डिस्कवर थे। ठीक है, जैसे जैसे आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके बढ़ते गए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ सर्टेन टाइप का वो रेगुलर मैनर मुझको चाहिए था कि पीरियोडिक टेबल को इजीली हम स्टडी कर पाए। अब सर्टेन टाइप का मैनर मतलब क्या, एक मुझको रेगुलर अरेंजमेंट चाहिए था जिससे हमको पीरियोडिक टेबल को मतलब मेमोराइज कर पाना काफी इजी हो। ठीक है, देखो 1400 बीसी तक तो हमारा क्या था बच्चों, कुछ ही एलिमेंट जैसे फेरस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, इसी टाइप के एलिमेंट हमारे डिस्कवर थे। तो उन सब के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हम लोग याद रख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ते गए और उसी तरीके से हमको नए एलिमेंट मिलते गए। अब नए नए एलिमेंट हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जब हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए तो उसकी पीरियोडिक फंक्शन, उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को मेमोराइज रख पाना काफी टफ हो गया। तो हमको एक ऐसा अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि जिससे हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को एक साथ ध्यान रख पाए। ठीक है, मेमोराइज कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट हमने किस तरीके से किया, मैं आपको एक बार सिंपली बताना चाहता हूँ कि पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट हमने किस टाइप से किया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सिंपल कि हमने क्या किया। आप अभी देखोगे, आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें देखोगे यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रेंशियम। अब देखो यहां पर जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, मतलब इस पूरे ग्रुप में अगर मैंने लिथियम की प्रॉपर्टी यहां समझ ली तो सिमिलर आपकी किसकी प्रॉपर्टी के इक्वल होगी, सोडियम की प्रॉपर्टी के इक्वल, पोटेशियम के प्रॉपर्टी के इक्वल, मतलब रुबिडियम के प्रॉपर्टी के इक्वल, सीजियम के प्रॉपर्टी के इक्वल, और फ्रेंशियम की तो अभी बात छोड़ दो आप लोग। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के प्रॉपर्टी के ऊपर इन सब की जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। इसी तरीके से हमने क्या किया कि जिन सब की प्रॉपर्टी आपके सिमिलर है उन सबका ग्रुपिंग कर दिया, उन सबका हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज रख पाना काफी इजी हो गया। अब बात रही कि पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में काफी ज्यादा वेरिएशन आए। ठीक है, स्टार्ट में आपके कुछ ही एलिमेंट नॉन थे, फिर आपके धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते गए तो वैसे वैसे आपके पीरियोडिक टेबल में डेवलपमेंट बढ़ता गया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में काफी डेवलपमेंट देखे।
तो एक एक करके हम सारी डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझते हैं डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में डेवलपमेंट क्या क्या हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब आपके पीरियोडिक टेबल में डेवलपमेंट कौन कौन से हुए, क्या क्या हुए, ये सारे को समझने के लिए बच्चों हमको काफी थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट क्या क्या हुए, क्योंकि यहाँ से अब तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी चांस बनते हैं, एक दो बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप लोगों को इस डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आपने सिमिलर कंसेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में भी आपका क्या था बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका क्या डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके सबका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों आई वो तो मैंने आपको बता ही दिया। पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट आपकी क्यों आई, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते गए, वैसे वैसे हमको एक फिक्स टाइप का एक रेगुलर मैनर में प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट थी। सबकी प्रॉपर्टी को हम लोग एक साथ अलग अलग मेमोराइज कर पाना मुश्किल था, इसीलिए हमको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। तो आपका पीरियोडिक टेबल होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल आपका क्या होता है बच्चों, इसको समझ लो। पीरियोडिक टेबल को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट with respect to its प्रॉपर्टी। मतलब इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो आपका पीरियोडिक टेबल होगा। देखो क्या किया इन्होंने, सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को ग्रुप में रखा और जो आपके डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे उसको उन्होंने एक कॉलम में रखा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कॉलम में आपका कॉलम मतलब आपका इस टाइप का रो बोल सकते हैं। देखो ये आपका यहाँ से यहाँ जब मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, उसमें आपके डिसिमिलर प्रॉपर्टी होंगे, और जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगा, मूव अप टू डाउन, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर आप लोगों की प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप लोगों की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को पढ़ा बच्चों। यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सेप्शन है, लेकिन हर एक्सेप्शन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है बच्चों। हर एक्सेप्शन का आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसका रीजन भी होता है। आपको एक्सेप्शन याद नहीं करने होते, आपको हर एक्सेप्शन का आपका रीजन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। अब देखो डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो डेवलपमेंट में सबसे पहला हम लोग किसका पढ़ेंगे बच्चों, डोबेराइनर पीरियोडिक टेबल। डोबेराइनर पीरियोडिक टेबल नहीं बोलेंगे बच्चों इसको, डोबेराइनर ट्राइड, ठीक है। सबसे पहला क्या था, डोबेराइनर का ट्राइड था। सेकंड आपका क्या था बच्चों, यहाँ पर था आपका न्यूलैंड। क्या था बच्चों, न्यूलैंड ऑक्टेवियस रूल, ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेवियस रूल। थर्ड आपका यहाँ पर जो डेवलपमेंट आया, थर्ड डेवलपमेंट आपका यहाँ पर था लोथर मेयर कर्व। आपका फोर्थ डेवलपमेंट जो आया बच्चों यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव से पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट हो गया बच्चों, मेंडलीव से आपका पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट हो गया। तो आपका फिफ्थ जो डेवलपमेंट आया वो क्या था, मोजले पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल, इसको हम बोलते हैं सर हेनरी मोजले, ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों इसके लिए, ठीक है। सिक्स जो था आपका, सिक्स आपका क्या था बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप लोगों के पास है बच्चों, वो आपका कौन सा पीरियोडिक टेबल है बच्चों, आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहां तक पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन है, एक्चुअली में देखा जाए तो आपका जो पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन आया वो कहां से कहां तक आया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपके क्या आए बच्चों, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, यहां से यहां तक आपका पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन आए, ठीक है, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, यहां से यहां तक आपके पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन आए, जो कि आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके हम सबकी स्टडी करेंगे कि क्या था एक्चुअली में रूल, एक्चुअली में आपका रूल क्या था उसको हम स्टडी करेंगे। देखो, डोबेल ट्राइड हो गया, न्यूलैंड ऑक्टाविस हो गया, लूथर मेयर हो गया, आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल हो गया, सर हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल। अब ध्यान से समझना, जो सबसे ज्यादा जो सही पीरियोडिक टेबल आने लगा था वो आपका कहां से आने लगा था बच्चों, फोर्थ से, ठीक है। सबसे ज्यादा सही जो पीरियोडिक टेबल आने लगा था वो कहां से आने लगा था, मेंडली पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो एक एक करके हम सबकी स्टडी करते हैं बच्चों, बारी बारी देख लेते हैं, बारी बारी हम सबकी स्टडी करते हैं, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है बच्चों, डोबे-राइनर ट्राइड रूल, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर डोबे-राइनर्स ट्राइड। अब आपका डोबे-राइनर्स ट्राइड क्या है बच्चों, डोबे-राइनर्स आपका ट्राइड यहां पर क्या है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझेंगे। डोबे-राइनर ने क्या बोला कि जैसे मैंने यहां पर तीन एलिमेंट रखे, जैसे A1, A2, A3, ये मेरे पास तीन एलिमेंट है, और ये तीनों के तीनों की जो प्रॉपर्टीज है, ये तीनों के तीनों की जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या बोलेंगे, उसकी आपके सबकी क्या होगी बच्चों, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। अब सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी तो उसने क्या देखा इसमें ऐसी क्या खास बात देखी जो उसका यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट का जो एवरेज था, जब मैंने एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट निकाला, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ A1 एंड A3, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, A1 और A3 का जो एटॉमिक वेट है उसका मैंने एवरेज निकाला। देखो ध्यान से समझना बच्चों, एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट निकाला, A1 और A3 का जो एवरेज था, मतलब A1 प्लस A3 डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। दोनों का जो एवरेज निकाला वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर टू A2, मतलब क्या हो गया बच्चों, इसको मैं बोलूंगा मिडिल एटम, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मिडिल एटम, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया मिडिल एटम, ठीक है, मिडिल एटम। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट एटम, और यहां पर इसको मैंने क्या बोल दिया, थर्ड एटम, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां से आपको क्या समझ में आया, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ A2, तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया बच्चों, आप खुद इन्हें जज कर सकते हो। एटॉमिक वेट ऑफ मिड एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटम, मतलब जो आपका ग्रुपिंग किया गया, यहां पर जो आपका ग्रुपिंग किया गया वो आपके किसके बेसिस पे किया गया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमिलर प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज ऑफ मिडिल एटम इज इक्वल टू द व्हाट, एवरेज ऑफ मिडिल एटम इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एटम का जो एवरेज निकाल दिया मैंने। सबसे पहले क्या निकाला, फर्स्ट एंड थर्ड एटम का मैंने क्या निकाल दिया बच्चों, एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटम इज नियरली या फिर अप्रोक्सीमेट बोलेंगे बच्चों, ठीक है, नियरली या फिर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एटम। तो ये था आपका डोबे-राइनर का, ठीक है। डोबे-राइनर ने जब आपके तीन अलग अलग एलिमेंट्स को मतलब ग्रुपिंग किया उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया। तो देखते एक एक करके, एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। सबसे पहले
तो देखते हैं एक एग्जांपल। देखो काफी हद तक आप इसको आगे के पीरियोडिक टेबल में समझ जाओगे। जैसे मैंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसका एटॉमिक वेट 7 और इसका मैंने लिया यहाँ पर 30, इसका मैंने यहाँ पर क्या लिया 39। अब मैं देखो यहाँ पर मुझे इसका एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करूंगा बच्चों? अगर मैं डोबे राइनर, अब आप देखो डोबे राइनर के ट्रैक के हिसाब से चलूंगा, तो सबसे पहले एनालिसिस करूंगा दीज आर हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन सब का कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों? आपके सिमिलर प्रॉपर्टी है। इन सब के आपके कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी टॉपिक है। सबका आपका क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टीज है। सबका यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो इसका स्टेटमेंट क्या रहा है बच्चों? ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एटम इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटम। तो मैं बोलता हूं देखो यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द, इसका एटॉमिक वेट मैंने लिख दिया बच्चों आपका 7 और इसका मैंने क्या लिख दिया 39 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व करो, देखो 39 प्लस 7 कितना होता है बच्चों आपका 46, इसका क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। नाउ इसका आपका क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 23। तो यहाँ पर जो आपका सोडियम का एक्चुअली में देखा भी गया कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो आपका 23 है। तो मतलब ये रूल यहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें भी देख सकते हो क्लोरीन का 35.5। अब ये पॉइंट क्यों होता है ये आपको आप समझ में आ चुका होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि जो आपका 0.5 होता है ड्यू टू इट्स आइसोटॉप, इसके आइसोटॉप की वजह से आपका यहाँ पर 35.5 होता है। तो देखो एक्चुअली में जो आपका क्लोरीन होता है, मैं आपको इसको बता देता हूँ यहाँ पर, फिर भी आप लोग ध्यान रखना। क्लोरीन का एक होता है 37, एक होता है 35, एक होता है आपका कौन सा बच्चों 35, ठीक है, एक होता है 37, एक होता है 35। अब ये नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है? देखो नेचर में अगर ये x% एग्जिस्ट करेगा और ये नेचर में y% एग्जिस्ट करेगा, तो देखो नेचर में दो टाइप के क्लोरीन मिल गए अब आपको। अब मुझे क्लोरीन का कोई सर्टेन फिक्स नहीं है। अब मैं क्या बोलूंगा, क्लोरीन में 37 वाला लूं या फिर क्लोरीन में 35 वाला लूं? तो साइंटिस्ट ने क्या किया था इसके बारे में बताता हूं बच्चों, इसके बाद ही आया था ये सब, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी आपको एक बार और बता देना चाहता हूं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। आइसोटॉप में साइंटिस्ट ने क्या किया था कि साइंटिस्ट ने ये किया था यहाँ पर कि 37 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो गया बच्चों इसका, नेचर में आपका 37 एटॉमिक वेट वाला क्लोरीन x% आपका अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर बोल सकते हैं 35 एटॉमिक वेट वाला क्लोरीन नेचर में आपका कितना y% अवेलेबल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इस तरीके से उसने आइसोटॉप को हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि क्लोरीन आपका नेचर में 9% है, या आपका 9% है, या आपका 91% है, तो आप एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। इसका एक सर्टेन फिक्स था कि नेचर में आपका क्लोरीन कितना % अवेलेबल है और नेचर में आपका 35 वाला क्लोरीन कितना % अवेलेबल है। इस तरीके से हमने आइसोटॉप्स के क्या निकाले थे बच्चों, आइसोटॉप्स के एटॉमिक वेट हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए थे। आइसोटॉप के एटॉमिक वेट हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए थे। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इसको एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लेना, कभी भी आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 35.5 होता है, यहाँ पर इसका 127 होता है, 127 होता है। आप देखो बच्चों, अगर मैं इसमें डोबे-रायलेट टेट्राइड रूल लगाऊंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन सब की जो प्रॉपर्टीज है, इन सब की जो आपकी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी की सारी क्या होगी, ये सारी की सारी आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। इन सब की प्रॉपर्टीज आपकी क्या होगी बच्चों, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। जब इन सब की प्रॉपर्टीज आपकी सिमिलर होगी तो डोबे-रायलेट टेट्राइड के हिसाब से क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपका डोबे-रायलेट टेट्राइड के हिसाब से एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई करो कि कैसे होगा। एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू द नियरली अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द 127
127 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अब इसका सम करो, ठीक है। 127 प्लस 5 कितना होगा बच्चों आपका? 127 प्लस 5 132, उसमें 30 ऐड कर दो, 132 में 162.5, इसका जो समेशन आएगा टोटल कितना आ जाएगा? 162.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और अगर मैं देखूंगा तो इसका अप्रोक्सीमेट नियरली आपका कितना आ जाएगा बच्चों? नियरली आपका आ जाएगा 81.25, ठीक है। और आपका जो एक्चुअली में होता है वो कितना होता है? 80 माना गया है, ठीक है। इसका 80 माना गया है, तो मैंने क्या बोला था? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेट की शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वल था किसके? 23 के, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इक्वल माना गया था, ठीक है। तो ये रूल था आपका डोबेराइनर, ठीक है। तो अब हम इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? ही ग्रुप्ड three elements which having similar properties and observe that average of first and third element average atomic weight of first and third element is approximate equal to the second element बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो बच्चों? मिडिल एलिमेंट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो? मिडिल एलिमेंट। तो दोनों आपके सही है स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। देखो इस तरीके से हमको इसमें देखने को मिला। अब इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको क्या लिया था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। आपका सेकंड एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो तीसरा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये मैंने लिया था। नाउ कैल्शियम के बाद मैंने यहाँ पर लिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इस तरीके से इसने ट्राइड बनाए कुछ, ठीक है। कुछ आपके सर्टेन ट्राइड बनाए, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में भी आपके कुछ ट्राइड्स गिवन है। इसने एक और आपका ट्राइड्स बनाया है, वो कौन सा था? आपका ऑक्सीजन ग्रुप से सल्फर, सेलेनियम और यूटेरियम। इस तरीके से उसने कुछ ट्राइड बनाए। लेकिन ये रूल आपका जो डोबेराइनर का जो था पीरियोडिक टेबल, वो आपके पर्टिकुलरली जब आपके लेस नंबर ऑफ एटम थे तब तक के लिए तो काफी हद तक सही था। लेकिन इसमें फिर बाद में क्या हुआ कि एक्सेप्शन क्रिएट आपके होने लगे। इसमें कुछ एलिमेंट नहीं आए, कुछ एलिमेंट आए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका लिमिटेशन हम सिंपली बोल सकते हैं फ्यू एलिमेंट्स आर लेफ्ट इन डोबेराइनर ट्राइड रूल। डोबेराइनर ट्राइड रूल में आपके कुछ एलिमेंट छूट गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है फ्यू एलिमेंट, तो यहाँ पर बोल सकते हैं फ्यू ट्राइड्स does not follow ठीक है, does not follow डोबेराइनर
डोबे-राइनर्स रूल, आपके कुछ एलिमेंट डोबे-राइनर रूल को फॉलो नहीं करते, इस वजह से ये आपका पीरियोडिक टेबल आपका मतलब नेग्लेक्ट कर दिया गया। इस पीरियोडिक टेबल को आपको इस ट्राइड को नेग्लेक्ट कर दिया गया। मतलब ये ट्राइड किसके लिए था एक्चुअली में? जो आपका ये जो ट्राइड बनाया था वो एक्चुअली आपके जब आपके फ्यू नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते उसके लिए आपका यहाँ पर ट्राइड बनाया गया था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च आपके स्टार्ट होने लगे वैसे वैसे नंबर ऑफ एटम आपके बढ़ने लगे। अब नंबर ऑफ एटम बढ़ने लगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एटम भी आपको मिलने लगे। जैसे इसका एक और आपको ट्राइड भी बोल सकते हो इसको, फेरस कोबाल्ट निकल, ये भी। अब इस तरीके से आपके यहाँ पर है ना ट्राइड भी थे, ठीक है। फेरस कोबाल्ट निकल नहीं, यहाँ पर फेरस कोबाल्ट निकल तो इस पोजीशन में ये जाएगा। तो ये कुछ सर्टेन एग्जाम्पल है आपके ट्राइड के, ठीक है। फेरस कोबाल्ट निकल नहीं आएगा बच्चों इसमें, फेरस कोबाल्ट निकल ध्यान से समझना, फेरस कोबाल्ट निकल इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आएगा और ये आपको कहाँ मिलेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक सिंगल लाइन में वर्टिकली मिल रहा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक सिंगल लाइन में वर्टिकली मिल रहा होगा। जो अभी आपके पास पीरियोडिक टेबल है, जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे देखोगे, एक बार आप लोग देखना बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप डोबे-राइनर टेट्राइड रूल में ये देखोगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक रो में मिलेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको एक रो में मिलेगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आपको एक रो में मिलेगा और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आपको एक रो में मिलेगा और साथ ही साथ आपका सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम ये आपको एक रो में मिलेगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर डोबे-राइनर ट्राइड रूल के बारे में पढ़ा जो आगे फर्दर एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। नाउ जो आपका सेकंड आता है बच्चों न्यूलैंड-ऑक्टेवियस, वो काफी मतलब उसको बोल सकते हैं कि आपके डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल में उसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं था। वो आपका बोल सकते हैं सबसे खराब लो था बच्चों। यहाँ पर तो डोबे-राइनर ने फिर भी कुछ आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी का सहारा लिया, ठीक है, लेकिन आपके न्यूलैंड-ऑक्टेवियस ने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ। तो देख लेते हैं बच्चों न्यूलैंड-ऑक्टेवियस रूल। अब देखो न्यूलैंड-ऑक्टेवियस रूल आपका क्या था बच्चों? न्यूलैंड ने क्या किया? ही अरेंज्ड द एटम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने मतलब एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है। तो समझना ध्यान से एक एक करके। he arranged the atoms in increasing order of their atomic weight मतलब उसी के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने आपका अरेंज कर दिया, ठीक है। जब उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो क्या मिला बच्चों? he found that each earth atom has similar properties with फर्स्ट एटम। उसने क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था उसका ये था बच्चों कि उसने आपके एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उसने क्या देखा? जो आपका 8th नंबर का जो एटम था वो आपका सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है किसके? फर्स्ट एटम के, ठीक है। फर्स्ट एटम के आपका सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है बच्चों। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहाँ पर नियोन मैं नहीं लिखूंगा। नियोन क्यों नहीं लिखूंगा? उस टाइम तक आपके नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोबल गैसेस आर अनडिस्कवर्ड। नोबल गैसेस आपके डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऑर्गन फिर से नहीं लिखूंगा। ऑर्गन में क्यों नहीं लिखूंगा बच्चों? क्योंकि आपका नोबल गैस आपका डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। देखो यहाँ पर हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जेनोन और ये रेडोन, ये सारे के सारे आपके क्या बच्चों, नोबल गैस। नोबल गैस आपके न्यूलैंड ऑक्टेवियस रूल तक अनडिस्कवर्ड थे। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी डिस्कवरी आपकी क्या नहीं हुई थी बच्चों? इसकी डिस्कवरी आपकी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए अभी तक मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखो इसके बाद ये रूल आपका लगना बंद हो गया। अब उसने क्या बोला और क्या नहीं बोला अभी तक आप लोगों को मैंने बताया नहीं है। अभी तक बस मैंने आपको बताया ही अरेंज द एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड ही फाउंड दैट द एर्थ एटम हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ विद फर्स्ट एटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ से एर्थ एलिमेंट काउंट करता हूँ। देखो बेरिलियम से काउंट करो। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, मतलब बेरिलियम की प्रॉपर्टी आपके मैग्नीशियम की तरह होगी। अब कार्बन से एक बार काउंट करो। कार्बन से काउंट करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, मतलब आपके कैसे भी करके एट्थ एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और इसने जो बोला यहाँ पर हैज अ फर्स्ट एटम लाइक अ म्यूजिकल टून, मतलब लाइक अ म्यूजिकल टोन्स, मतलब अब देखो उसने ऐसा बोला, चलो ठीक है, उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, लेकिन उसने ये देखा कि एर्थ एटम आपका सिमिलर प्रॉपर्टी रख रहा है फर्स्ट एटम के, लाइक अ म्यूजिकल टोन्स। म्यूजिकल टोन्स आपके कितने होते हैं टोटल? आपके म्यूजिकल टोन्स आपके कितने होते हैं बच्चों? 7 म्यूजिकल टोन्स होते हैं, ठीक है। उसने 7 म्यूजिकल टोन्स में उसने अरेंज करा, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो यहाँ पर सा सा एक साथ हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा सा एक साथ हो गया। मतलब उसने इसको म्यूजिकल टोन पे बताया, ठीक है। अब देखो साइंस में म्यूजिकल टोन आपका एक अलग है, और आपका यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी और एटम्स की प्रॉपर्टी आपके एक डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट चीज है, और वहाँ पर आपका म्यूजिकल टोन बिल्कुल ही अलग पैटर्न है। तो जब दोनों आपके डिफरेंट चीज है तो दोनों को कंबाइन करना तो साइंटिफिकली क्या था बच्चों? बिल्कुल गलत था, ठीक है। साइंटिफिकली दोनों को कंबाइन करना क्या था बच्चों? बिल्कुल गलत था। तो ये वाले रूल को नेग्लेक्ट कर दिया गया, और काफी हद तक इस रूल की वजह से उसका मजाक भी बनाया गया, ठीक है। उसका मजाक भी बनाया गया काफी हद तक, कि उसने जो म्यूजिकल टोन है उसको क्या किया बच्चों? आपकी केमिस्ट्री में अप्लाई किया, जो आपका काफी हद तक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो दिस रूल was neglected, ठीक है, ड्यू टू नो एनी साइंटिफिक रीजन। किसी भी साइंटिफिक रीजन की वजह से इस रूल को नेग्लेक्टेड कर दिया गया। वैसे अगर मैं इसको स्टडी करना चाहूँ तो यहाँ पर नोबल गैस आपके अनडिस्कवर्ड थे। उसने कहीं भी नए एलिमेंट के लिए, मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप लोग क्या क्या बोल सकते हो? देखो इस रूल को एनालिसिस करो। देखो पीरियोडिक टेबल है, अगर मेरे पास अगर बाय द वे कोई नया आपका एलिमेंट आ जाए तो उसके लिए कहीं स्पेस छोड़ा है इसने? नहीं छोड़ा, गलत है। तो उसको स्पेस छोड़ना चाहिए था, पहली बात। अब देखो ये तो आपके अनडिस्कवर्ड थे, इसके लिए तो उसको स्पेस छोड़ना चाहिए था।
तो इसके लिए वो स्पेस छोड़ा ही नहीं, जैसे नोबल गैस आया रूल तो फेल हो गया। और ये रूल आपके सर्टेन एलिमेंट तक ही अप्लाई होता है, कुछ ही एलिमेंट तक आपके ये वाला रूल क्या होगा बच्चों, कैल्शियम तक ही ये वाला रूल आपका एम्प्लाइज होगा, उसके आगे ये वाला रूल का एम्प्लाइज होना बच्चों काफी मुश्किल है। तो इसी तरीके से ये रूल आपका फेल हो गया, ये रूल आपका 100% फेल हो गया। किस तरीके से हुआ मैंने आपको बता दिया, या तो पहली बात तो कोई साइंटिफिक रीजन इस रूल का था नहीं, ठीक है। अब इसमें आप वेरिएशन काफी बोल सकते हो, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस नहीं था, या फिर यहाँ पर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी, और ये रूल आपका कैल्शियम तक ही फॉलो होता था, कैल्शियम के आगे फॉलो नहीं होता था। तो इसलिए इस रूल को हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, नेग्लेक्टेड कर दिया। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम आगे के रूल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, लूथर मेयर कर्व्स के बारे में। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि करके लूथर मेयर कर्व के बारे में। तो लूथर मेयर कर्व हमारा क्या था बच्चों, इसने काफी हद तक मतलब आपके पीरियोडिक टेबल को समझाने में साथ दिया बच्चों, काफी हद तक। एक्चुअली में जो मेंडलिव को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, वो मेरे हिसाब से एक्चुअली में लूथर मेयर को मिलना चाहिए था, क्योंकि लूथर मेयर से ही लोगों को आइडिया आने लगा कि किस तरीके से एटम को अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बोलना चाहूँ कि देखो यहाँ पर लूथर मेयर कर्व, अब देखो लूथर मेयर कर्व की क्या होगा। अब लूथर मेयर कर्व के बारे में मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से, लूथर मेयर कर्व के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास यहां पर ठीक है, इस तरीके से लूथर मेयर का कर्व बनाया था। लूथर मेयर ने प्लॉट किया था किस किस के बीच, एक तो यहां पर लिया था उसने एटॉमिक वॉल्यूम, एक तो यहां पर उसने क्या लिया था बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम, और यहां पर क्या लिया था उसने, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट बोल दो बच्चों, ठीक है। दोनों सिमिलर है तो मैंने एटॉमिक वेट लिख दिया, क्योंकि आपको एक ही तरीके की नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे एटॉमिक वेट का, तो इसलिए मैंने एटॉमिक वेट ही बोल रहा हूँ। कहीं कहीं आपको एटॉमिक मास भी दिया होगा, तो इससे उससे घबराने का नहीं, दोनों का स्टेटमेंट सिमिलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीक पर ध्यान से समझना, यहाँ पर लिथियम सोडियम, यहाँ पर अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक एक करके कि पीक पर उसने इस तरीके से इसको हटा दो, ठीक है। पीक पर फ्रेंशियम आपका डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उस टाइम तक। अब देखो लिथियम के बाद क्या आता है बच्चों, लिथियम के बाद आपका क्या आएगा, बेरिलियम, ठीक है। और सोडियम से पहले आपका कौन आता है, फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से उसने पीक पर आपका इस तरीके से वो अरेंज किया। फ्लोरीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पर मैं लिख दिया आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, बात क्लियर है। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहां पर क्या बोला लूथर मेयर, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन, he plotted a curve between atomic volume and atomic weight of atom, उसने एक कर्व प्लॉट किया, ठीक है। एंड ऑब्जर्व दैट उसने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, देख लेते पहले एक एक करके ध्यान से। अब आप लोग देख सकते हो बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, तो आपका क्या हो रहा है, देख सकते हो एटॉमिक वॉल्यूम पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, पहले आपका क्या हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम पहले डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इफ वी मूव, ठीक है, इसको समझ लेना। अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर मैंने किसके लिए बात किया बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम एट व्हेन वी मूव when we move in periodic table when we move in periodic table then first atomic volume decreases, यहाँ पर समझ लेते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस देन आफ्टर इंक्रीजेस। मतलब पहले क्या होता है बच्चों, आपका एटॉमिक वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ एटॉमिक वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है देन आफ्टर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है देन आफ्टर इंक्रीज आपका हो रहा है। इसी तरीके से आपका एटॉमिक वॉल्यूम का वेरिएशन चला। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन की, ठीक है, लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम। अब आप देख सकते हो अगर मैं टॉप टू बॉटम किया, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, धीरे धीरे एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता गया बच्चों यहाँ पर बढ़ता गया। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है, देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचूं, यहाँ पर एक लाइन मैंने खींचा, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर जब मैंने एक लाइन खींचा इस तरीके से, देखो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन मैंने खींच लिया, ठीक है, ये एक लाइन मैंने खींच लिया और यहाँ पर ये एक लाइन मैंने खींच लिया। जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिथियम के लिए यहाँ वैल्यू आएगी, सोडियम के लिए यहाँ वैल्यू आएगी, पोटेशियम के लिए यहाँ वैल्यू आएगी और रुबिडियम के लिए यहाँ वैल्यू आएगी। तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, टॉप टू डाउन में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ वैल्यू करूंगा तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट के लिए मतलब वैल्यू निकालूंगा तो लिथियम के लिए, लिथियम के बाद बेरिलियम, फर्स्ट डिक्रीज देन सेकंड इंक्रीज। तो यही मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा था और सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा बच्चों, when we move in periodic table, यहाँ पर करें ना, when we move in periodic table लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिख लेना बच्चों यहाँ पर, ठीक है, when we move in periodic table when we move in periodic table, ठीक है, कहां से कहां तक हम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम when we move in periodic table in top to bottom, तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एटम ऑलवेज इंक्रीजेस, atomic volume of atom always increases। तो आपका एटॉमिक वॉल्यूम, आपका जो एटम का जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक था और इसने इसी बेसिस पर क्या बोला, इसी बेसिस पर उसने एक बनाया कर्व, तो इसी को क्या बोला उसने, यहाँ से एक रूल निकाला उसने, यहाँ से रूल क्या निकाला, एटॉमिक वॉल्यूम आपका प्रॉपर्टी मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से उसने क्या रूल निकाला, ध्यान से समझना, यहाँ पर उसने बोला कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज पीरियोडिक फंक्शन। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी को उसने क्या बोला बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन बोला। ठीक है, आपका जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है और इसी के हिसाब से उसने कर्व बनाया था, तो इसी को उसने क्या बोल दिया, पीरियोडिक फंक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज कॉल्ड व्हाट,
पीरियोडिक फंक्शन, उसने इसी को पीरियोडिक फंक्शन माना। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर उसने क्या बोला, एटॉमिक वेट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक वेट ऑफ एटम इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। एटॉमिक वेट आपका पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब सिंपल मैं बोल सकता हूँ बच्चों इसका एक ही स्टेटमेंट कि एटॉमिक वेट के हिसाब से ही उसने अरेंज किया ना, जब उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया तो उसने इसी को आपका पूरे पीरियोडिक टेबल का आधार मान लिया, मतलब बेस मान लिया। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है ये पूरे पीरियोडिक टेबल का आपका बेस है, ठीक है, एटॉमिक वेट के हिसाब से ही हमने देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और है बच्चों कि हमने एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला। एटॉमिक वॉल्यूम आप लोगों को जैसा पता होगा कि अगर मेरे पास एटॉमिक वॉल्यूम आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके से निकाला होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एटॉमिक वॉल्यूम उसने इस तरीके से निकाला, वो आपका 100% गलत था। एटॉमिक वॉल्यूम आपका इस तरीके से हम कभी नहीं निकालेंगे, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम निकाला उसने किस तरीके से, एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू द, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो, मास अपॉन, जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी ऑफ एटम, डेंसिटी ऑफ एटम, ठीक है। एक्चुअली आपका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो इसके अरेंजमेंट के, एटम के अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक एक करके ध्यान से, यहाँ तक आपको एटॉमिक वॉल्यूम को हम 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से नहीं लिख सकते, हम एटॉमिक वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी ऑफ एटम, मतलब मास अपॉन डेंसिटी, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेमोराइज दिस पॉइंट, ठीक है। अब इसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक आया, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं बच्चों। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या था बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझते हैं, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसका, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आपका क्या है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, मतलब अल्कली मेटल का मतलब आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, इज ऑक्यूपाई, इसने क्या किया बच्चों, ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑफ कर्व। आपका कर्व का कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई किया बच्चों, पीक पोजीशन ऑफ कर्व। आपके यहाँ पर कर्व का कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया बच्चों इसने, पीक पोजीशन, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे बच्चों, ध्यान से समझ लेना, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अभी से आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कौन कौन से बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एटसेट्रा, ठीक है। ऑक्यूपाई यहाँ पर अल्कलाइन मेटल इज ऑक्यूपाइज, ठीक है, ऑक्यूपाइज द पीक पोजीशन ऑफ कर्व। और यहाँ पर अल्कलाइन एलिमेंट्स ऑक्यूपाइज, यहाँ पर क्या ऑक्यूपाई क्या होगा, कहाँ पर ऑक्यूपाई क्या होगा बच्चों, नियर टू पीक पोजीशन ऑफ कर्व, नियर टू पीक पोजीशन ऑफ कर्व। आपके कर्व के पीक पोजीशन के वहां पर पीक पोजीशन के कर्व के नियर ऑक्यूपाई क्या होगा, इन कौन सा पोजीशन है बच्चों, ये आपका कर्व का कौन सा पार्ट है, इन डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है, इन डिसेंडिंग पार्ट। अब देखो डिसेंडिंग पार्ट में मतलब कर्व का जो आपका डिसेंडिंग पार्ट में, वहां पर आपका कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल ने आपके पोजीशन को ऑक्यूपाई किया, ठीक है, पोजीशन को ऑक्यूपाई किया। अब मैं यहां पर बोल सकता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट lie in minima of this curve,
ट्रांजिशन एलिमेंट आपके इसके कर्व के मिनिमम पोजीशन पे होगा, यहाँ पर सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पर आपके सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपके इस पॉइंट पर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे सारे के सारे। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। अब सिक्स पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझना, हेलोजन ग्रुप, ठीक है, हेलोजन ग्रुप्स। अब ध्यान से समझना, हेलोजन ग्रुप कहाँ है बच्चों, इस पॉइंट पर है हेलोजन, ये वाला ये वाला ये वाला। तो इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, आपका कंप्रेशन टाइप का, आपका पेसिज टाइप का, इससे कंप्रेशन टाइप का आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर आपका पेसिज टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो पोजीशन क्या क्या है, ठीक है। सिक्स्थ आपका पोजीशन क्या है बच्चों, हेलोजन ग्रुप्स, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप लाइक व्हाट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई near to the peak position of curve in peak position of curve in descending part, in descending part of curve, in descending part of, सॉरी डिसेंडिंग पार्ट नहीं है, असेंडिंग है, सॉरी, यहां पर आपका असेंडिंग पार्ट है, इन असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व। तो आपके कौन से कर्व के असेंडिंग पार्ट में आपका कौन सा था बच्चों, आपका हेलोजन ग्रुप था। इस तरीके से आपका यहाँ पर इन सब चीजों को लूथर मेयर ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर इसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इन सबको अच्छे से ध्यान रखो, और इसमें आपको केवल और केवल पोजीशन के बारे में ध्यान रखना है। पोजीशन क्या, कि इस पे इसके यहाँ क्या होगा और इसके यहाँ क्या होगा, ठीक है। अब देखो जहां पर आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, मतलब डिसेंडिंग पार्ट में हमेशा आपका क्या होगा बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। आपका कर्व का जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा में आपका कौन होगा, ये आपका मैक्सिमा भी बोल सकते हो या पीक भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, या आप लोग क्या बोल सकते हो बच्चों, इसको पीक भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमा पे आपका कौन प्रेजेंट होगा, आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या पढ़ा बच्चों, लूथर मेयर कर्व। नाउ अब हम आगे स्टार्ट करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको डीपीपी आफ्टर क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद, इसमें कोई इतना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बनते, तो इसीलिए आफ्टर क्लासिफिकेशन मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा। तो अभी आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लो और एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। देखो अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ा है, मतलब एक एक पॉइंट को अगर आपने धीरे धीरे समझ के पढ़ा है ना, तो आपको सबसे ज्यादा इजी जो जाएगा वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपका सबसे ज्यादा इजी जाएगा। लेकिन अगर आपने एक एक पॉइंट को बारीकी से विदाउट रिवीजन आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे हो, एक बार आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया बस खत्म, इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि एक एक स्टेटमेंट को विद रीजन समझ के पढ़ लो, तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी जाने वाला है, ठीक है। और खास तौर से पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, यह आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ पार्ट को कवर कर लेता है, ठीक है। आपके जितने भी एक्सेप्शन के रीजन निकलेंगे आगे जाके, जो आप एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ोगे, ठीक है, आगे जाके आप 4 टाइप के ब्लॉक्स भी पढ़ोगे। अब 4 टाइप के ब्लॉक्स पढ़ोगे तो बच्चों उसमें आप लोगों को यहाँ पर रीजन आप कहाँ से निकालोगे, रीजन आप यहीं से निकालोगे, या तो पीरियोडिक टेबल से या तो केमिकल बॉन्डिंग से। तो इसीलिए अगर आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन सर्वाइव इन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और एस ब्लॉक में मैक्सिमम जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज को हम कहाँ से पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल से ही। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।